यार बेटा लोग तो कैसे आप सब अच्छा चल रहा है। यह आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया फिर से एक नया वीडियो लेके। आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th का है। तो क्लास 11th में जैसे कि आप लोग को पता है लॉज ऑफ मोशन चल रहा है। लॉज ऑफ मोशन में हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने कर लिया अच्छे से, जो कि मैंने जस्ट इसके पहले वाला वीडियो मैंने अपलोड किया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, वीडियो अच्छा देख भी रहे हैं लोग, समझ भी रहे हैं। तो अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देखो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करो, शेयर करो, जो करना है करो, बट पढ़ाई जरूर करो मेरे भाई लोग, है ना। तो इस लॉज ऑफ मोशन के हम पार्ट 2 में आए हुए हैं। पार्ट 1 हमारा खत्म हो गया। इस पार्ट 2 में हम लोग सबसे पहले एक ऐसा चीज है मोमेंटम, इस इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग समझेंगे। इसके बाद न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, उससे पहले हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ लेंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इंपल्स भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इस पार्ट 2 में देखते हैं क्या क्या कवर होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो यहाँ पे तो हमारा टॉपिक है आज का मोमेंटम। मोमेंटम इसे बेटा हम p वेक्टर से डिनोट करते हैं। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p वेक्टर। तो ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग समझेंगे इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मान लो बेटा एक बॉडी है जिसका मास m है एंड दिस बॉडी इज मूविंग इन वेलोसिटी v वेक्टर। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर देना जरूरी है हमारे पास। राइट डायरेक्शन में इस पार्टिकल को मूव करवाया जा रहा है, ये पार्टिकल का जो मास है वो m है। तो इस फिजिकल क्वांटिटीज को हम मोमेंटम बोल रहे हैं। इस मोमेंटम क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं, वी आर डिफाइनिंग द मोमेंटम। डिफाइन करते हैं मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। इस मोमेंटम को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, मतलब दुनिया का कोई भी एक पार्टिकल, मतलब उसके पास मास होगा और वो पार्टिकल अगर कुछ वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा होगा मतलब उसके पास कुछ मोमेंटम होगा। जैसे एक फैन ऐसे ऐसे मूव कर रहा है मतलब उसके पास एक मोमेंटम है। मेरा हाथ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है मतलब मेरे हाथ के पास मोमेंटम है। एक गाड़ी मूव कर रही है मतलब मोमेंटम है। कुछ भी आपको मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट अगर आपको दिख रहा है, मोशन में अगर दिख रहा है, तो उस पार्टिकल का एक मोमेंटम होता है। मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब सीधा मतलब क्या है, मोशन से। कि एक पार्टिकल मोशन में है मतलब मोमेंटम में है। बोलते हैं ना कि हमारा पढ़ने का जो मोमेंटम है वो बहुत अच्छा है, मतलब हम सही तरीके से पढ़े जा रहे हैं। मतलब हम जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं, हमारा मोमेंटम सही चल रहा है, हमारे लाइफ का मोमेंटम सही चल रहा है, हम लोग कुछ भी कर ले रहे हैं मतलब हमारा मोमेंटम अच्छा है। मोमेंटम जीरो है मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बंदे का मोमेंटम ही जीरो है मतलब कुछ नहीं कर रहा है, बस बैठा रहता है, लेजी है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम यूज कर सकते हैं वर्ड। सो मोमेंटम एक ऐसा क्वांटिटी है जो मोशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक पार्टिकल m मास का है, v वेलोसिटी से जा रहा है, इसके मोमेंटम को हम डिफाइन करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। अब इस मोमेंटम जो वेक्टर है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। मैग्नीट्यूड होता है मास इनटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब इसको सिर्फ mv भी हम लिख सकते हैं, mv। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन हमें समझना जरूरी है, ये था मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन मतलब देखो मास कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो किसी भी वेक्टर को अगर आप एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो उस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होता है। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर जो होगा will be in the same direction of वेलोसिटी वेक्टर। मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। जैसे मेरा हाथ इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मोमेंटम भी मेरे हाथ का उसी डायरेक्शन में होगा। जिधर वेलोसिटी उधर ही मोमेंटम, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम। सपोज वेलोसिटी जो है वो y एक्सिस के डायरेक्शन में है, ऊपर जे कैप, ठीक है, y एक्सिस के डायरेक्शन में, तो इसका मोमेंटम भी y एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर उसी डायरेक्शन में मोमेंटम वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसके एसआई यूनिट के बारे में हम लोग बात करते हैं। एसआई यूनिट तो बताओ, यहां देखो मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर
सेकेंड। तो ये सारा यूनिट क्या हो गया मोमेंटम का, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक और यूनिट हम लोग यूज करते हैं न्यूटन सेकेंड, जो आपको बाद में पता चलेगा कि न्यूटन सेकेंड क्यों होता है। तो अब जनरली हम यही यूज करते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। जैसे कि मान लो मास का वैल्यू है यहाँ पे 2 केजी और ये वेलोसिटी से जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका वेलोसिटी मींस मैग्नीट्यूड जो होगा पी का, पी फैक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा होगा मास इनटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब 2 into 4 विच इज 8 केजी मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखते हैं, या न्यूटन सेकेंड भी हम लोग लिखते हैं। तो ये है हमारा मोमेंटम। ठीक है, तो अगर एक पार्टिकल मान लेते हैं, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास है मान लो बेटा 3 केजी और इसका वेलोसिटी है बेटा 0, तो अगर मैं बोलूंगा इसका मोमेंटम क्या है तो आप क्या बोलोगे 0। जिस पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है मतलब उसका मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। ये सब चीज हमें मोमेंटम के बारे में समझ में आना चाहिए कि मोमेंटम होता क्या है। ठीक है चलिए, ये हम समझ गए कि मोमेंटम होता क्या है। अब देखो बेटा, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ कुछ सिंपल सिंपल सा चीज हम लोग देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। देखो यहाँ पे देखिए, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर ऐसा कुछ है 2i कैप प्लस 4j कैप, और एक पार्टिकल का जो मास है वो है 3 kg ऐसे। अब इस पार्टिकल का मोमेंटम वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो सबसे पहले हम p वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, m इंटू v वेक्टर। m की जगह पे हमने 3 डाल दिया, वेलोसिटी की जगह पे डाल दिया 2i कैप प्लस 4j कैप, ऐसे डाल दिया है ना। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो क्या हो गया यहाँ पे 6i कैप प्लस 12j कैप। अब इस मोमेंटम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, x कंपोनेंट स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 होता है और 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 6 और यहाँ 6 यहाँ 144 में ऐड कर दोगे बेटा 150 प्लस 30 मतलब रूट ओवर ऑफ 180 है ना। ऐसे लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे केजी मीटर पर सेकेंड। इसको आप परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, पर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर तो आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हो थोड़ा 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 कर सकते हो, कुछ कुछ यहाँ निकलेगा रूट से बाहर। हो गया। अब डायरेक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो डायरेक्शन क्या होगा tan थीटा। tan थीटा हमेशा क्या होता है y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट है यहाँ 12, x कंपोनेंट है यहाँ पे 6, तो ये 2 हो गया। सो थीटा इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स ऑफ 2, मतलब x एक्स से इतना एंगल वो बनाएगा। तो मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया। और भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि मोमेंटम में क्या क्या हो सकते हैं। चलिए ये सब चीज उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना, जो वेक्टर देखा होगा, वेक्टर का सारा मेरा ये सीरीज देखा होगा वेक्टर्स का, क्योंकि वेक्टर्स अगर आपको नहीं पता तो क्या पता मेरे भाई लोग, वेक्टर नहीं देखा तो क्या देखा, तो जाके देखो वेक्टर्स। वेक्टर्स का प्लेलिस्ट भी बना के रखा हूं मैं एक, बस आप क्लिक करो पूरा वेक्टर्स का सारा सीरीज देखो, उसके बाद फिजिक्स पढ़ने में जो मजा आएगा ना उसके बाद मुझे बताना कमेंट करके। ठीक है, चलिए अब एक ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है कि मान लेते हैं एक पार्टिकल है जिसका मास है बेटा 2 kg और एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इस तरीके से, जिसका x इक्वल टू दे रखा है 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 ऐसे दे रखा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मोमेंटम है ना, फाइंड द मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है सिर्फ एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड ऐसे। तो मोमेंटम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, dx by dt आपने पढ़ा है ना काइनेमैटिक्स में। काइनेमैटिक्स अगर नहीं देखा है तो जाके देखो, स्टेप बाय स्टेप होता है फिजिक्स में, ये आता है ये आता है ये आता है तभी ये आएगा, वरना डायरेक्ट नहीं आपको आएगा। ठीक है, सो dx by dt अगर हम करेंगे तो डिफरेंशिएशन भी हम लोग को आना चाहिए, ये भी मैंने अपलोड करके रखा है हाँ बेसिक मैथ्स वाला टॉपिक में। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 60 माइनस 4, जिसको जिसको डिफरेंशिएशन आ रहा है वो फटाफट से करेंगे, जिसको नहीं आ रहा है वो अटक जाएंगे यहाँ पे। तो अटकना लटकना क्या है जाके आप देखो, बेसिक मैथ्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैंने दोनों बता रखा है। तो 60 माइनस 4 आ गया वेलोसिटी, तो v इक्वल टू आ गया 60 माइनस 4, टाइम का वैल्यू दे रखा है मैंने कितना सेकंड 2 सेकंड, तो 6 इंटू 2 माइनस 4 12 माइनस 4 कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड।
8 मीटर पर सेकेंड आ गया, यहाँ पे डाल दो मास का वैल्यू 2 और v का वैल्यू यहाँ पे 8, तो बताओ कितना आ गया बेटा 16 kg मीटर पर सेकेंड। देख लो, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है, कि x दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, आपको मोमेंटम चाहिए, ऐसे क्वेश्चन। मतलब भैया पीछे का कॉन्सेप्ट यूज करके आपको आगे का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकेगा, और क्या, जिसको पीछे क्लियर है वो आपके आगे कर लेगा, क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखो देखो देखो, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं मोमेंटम से रिलेटेड, और भी क्वेश्चंस हम लोग जेई और नीट का करेंगे, वो भी सीरीज में तो वेक्टर्स का डाल रखा हूं, इसके बाद काइनेमेटिक्स का डालना है मुझे, फिर मोशन इन प्लेन का, फिर आगे, तो मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाऊंगा उस पे नीट लेवल के क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो भी हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, मान लो बेटा एक मास है, बॉडी है जिसका मास है यहाँ पे 4 kg, और ये पार्टिकल का एक्सटी ग्राफ दे रखा है ऐसे कुछ, है ना, एक्सटी ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है, जिसमें कि दे रखा है दिस पोजीशन इज 50 मीटर, और ये टाइम जो है वो 10 सेकेंड दे रखा है, देखो 10 सेकेंड ऐसे। अब आपसे पूछा जाएगा फाइंड द मोमेंटम, तो सबसे पहले देखो बेटा मोमेंटम निकालने के लिए आपको मास और वेलोसिटी चाहिए। मास को दे रखा है 4, वेलोसिटी नहीं पता, उसको निकालने के लिए कुछ तो डाटा दे रखा होगा ना। यहाँ पे जो कुछ जो डाटा है वो क्या है, यहाँ पे देख लो ध्यान से, दिस डाटा इज एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का आपको पता है कि जब भी एक्सटी ग्राफ होगा उसका स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा, है ना। तो स्लोप आप कैसे निकालते हैं, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर, ये है 50 और बेस है यहाँ पे 10, तो 50 और 10 आपको पता चल गया, तो स्लोप निकालने के लिए tan थीटा मतलब 50/10 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है, तो भी आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप 5 डाल दो, मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, यूनिट लिख दोगे केजी मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हो आप कैसे कैसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो यहाँ पे मोमेंटम से रिलेटेड, तो मोमेंटम हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सो मोमेंटम एक बार अगर आपको आ गया बेटा कि मोमेंटम होता क्या है, तब आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ जाएगा। तो अब हमारा वही टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन बाबा जो है बेटा 3 लॉ भयंकर वाले दिए हैं। जो फर्स्ट लॉ में उसने क्या बताया था, न्यूटन का जो पहला लॉ था फर्स्ट लॉ, जिसको शॉर्टकट में अगर हमने बोलना है तो बोलेंगे एफ नेट अगर 0 है तो पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन 0 मतलब पार्टिकल या तो रेस्ट पे रहेगा या तो मोशन में रहेगा। कैसा मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी के मोशन में मूव करेगा। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट लॉ है। अभी हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करने वाले हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। फर्स्ट लॉ हमने सीख लिया है, नाउ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज, न्यूटन बाबा जी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोल रहे हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बोलते हैं कि किसी भी बॉडी पे मान लो बेटा आपको पता चल गया कि नेट फोर्स अगर 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, और पार्टिकल या तो रेस्ट पे रहेगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा यूनिफॉर्म मोशन में। अब ये बोल रहा है कि अगर किसी पार्टिकल पे अगर फोर्स लगेगा तो क्या होगा। नेट फोर्स अब 0 नहीं है, अगर नेट फोर्स लगेगा तो क्या होगा। तो अगर नेट फोर्स लगेगा तो पार्टिकल क्या करेगा, चलिए देखते हैं। यही है सेकेंड लॉ यहाँ पे। अब सेकेंड लॉ में क्या होता है, बोला जाता है बेटा कि अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स अगर लग रहा है मतलब उसका मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम को चेंज होना पड़ेगा। अब मोमेंटम कैसे चेंज होगा हम लोग सब डिस्कस करेंगे अच्छे से। मतलब यहाँ पे सेकेंड लॉ बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे आपने समझना है आपको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, मतलब फोर्स के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब आप समझ गए ना, d by dt को हम क्या बोलते हैं,
रेट बोलते हैं। किसका रेट ऑफ चेंज बोल रहे हैं? मोमेंटम का। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब दिस नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये ऐसे समझना है आपको, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स का दूसरा नियम। दूसरा नियम मतलब सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। अब देखो यहां पे, अब ए फोर्स को मैंने ऐसे लिखा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट दूंगा मान लो यहां पे के, और यहां पे हो गया डी बाई डी टी, किसका? मोमेंटम वेक्टर। ऐसे अब इस के वैल्यू को मान लो हम 1 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इस के को रखने से कोई फायदा है नहीं हमारे पास यहाँ पे। सो एफ वेक्टर इक्वल टू हो गया डी बाई डी टी ऑफ पी वेक्टर। इसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। अब यहाँ पे एक चीज आप बताओ, यहाँ पे बेटा मोमेंटम क्या है? पता है आपको मोमेंटम के बारे में? अभी जस्ट पढ़ा आपने कि मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। तो फोर्स वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? मास कांस्टेंट है बेटा, बाहर निकाल दीजिए यहाँ पे। सो डी बाई डी टी ऑफ किसका? वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन आपने सीखा है काइनेमैटिक्स में, क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन वेक्टर। तो आपको यही फॉर्मूला मिलता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। फोर्स वेक्टर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपने 9th में पढ़ा होगा कि फोर्स वेक्टर क्या होता है? F इज इक्वल टू ma होता है। कैसे आता है अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका मतलब है आपको यहाँ पे मिल गया, क्या मिल गया? फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। अभी m क्या है बेटा? मास है, जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है उसका मास है। और ये क्या है? एक्सेलरेशन। किसका? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल या बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये क्या है? नेट फोर्स है बेटा, नेट फोर्स है, एक सिंगल फोर्स नहीं है, बहुत सारे फोर्सेस लगे होंगे, उनका रिजल्टेंट है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे आपको समझना है। अब इस फोर्स के बारे में हम लोगों ने सीख लिया था, क्या था बेटा यहाँ पे? सबसे पहला चीज यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा समझो। सबसे पहला चीज, फर्स्ट चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहे हैं कि ये फोर्स कैसा क्वांटिटी है? बताओ, ये फोर्स कैसा क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपल है ना, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन फॉलो करेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये जो फोर्स वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ना, मतलब जिसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, एम ए भी आप लिख सकते हो, एम ए हो गया यहाँ पे। अब इसका डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स होगा? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। मतलब एफ वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन फैक्टर उसी डायरेक्शन में फोर्स फैक्टर। मतलब एक्सेलरेशन फैक्टर मान लो किधर है? नीचे है, नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, तो फोर्स भी नीचे होगा। अगर मान लो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में है तो फोर्स भी वाई डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होता है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब इसके एसआई यूनिट के बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं। एसआई यूनिट, तो बेटा एसआई यूनिट में मतलब मास को आप किस में मेजर करते हो? केजी में। एक्सेलरेशन को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। न्यूटन साइंटिस्ट जो था बंदा, वो लॉ दिया, इसी को तो हम बोलते हैं ना, उसी के ऑनर में, उसके याद में, उसको मतलब क्या, उसके सम्मान में आप एक यूनिट दे देते हो। जैसे ओम एक साइंटिस्ट था, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट में आप ओम बोलते हो ना, तो आप हमेशा क्या करते हो? एक ऑनर देते हो, उसको थोड़ा सा सम्मान देते हो, भैया आपने लॉ दिया है बहुत मेहनत से, तो चलो आपके सम्मान में, आपके ऑनर में इस ऐसा मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट आपके नाम का सरनेम रख दिया, ठीक है। तो अब बताओ 1 न्यूटन को अभी हम लोग डिफाइन करेंगे। 1 न्यूटन का मतलब क्या हो गया? 1 केजी का बॉडी पे एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 केजी बॉडी पे अगर एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम समझ जाएंगे कि 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मतलब आपको ऐसे समझना है यहाँ पे कि बेटा मान लो ये 1 केजी का एक बॉडी है, इस पे अगर मान लेते हैं फोर्स
जो भी लग रहा है 1 न्यूटन का अगर लगेगा तो इसका एक्सेलरेशन डेफिनेटली 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। 1 kg बॉडी इफ इट इज एक्सेलरेटेड विथ an acceleration of 1 meter per second square, then definitely the force will be of 1 newton. अगर फोर्स मैं बोल रहा हूँ 2 न्यूटन मतलब आप समझ जाओ कि 1 kg का बॉडी पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। ये सब चीज हमें समझ में आना चाहिए कि 1 न्यूटन क्या है, 2 न्यूटन क्या है। जैसे मैं बोलूंगा 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि 1 kg बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसको जाना पड़ेगा, तभी उसको हम बोलेंगे 10 न्यूटन का फोर्स। तो 1 न्यूटन आपको समझ में आएगा तभी तो आप समझोगे ना 10 न्यूटन या 100 न्यूटन क्या होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये चीज हमें समझ में आ गया। यूनिट क्या होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, एसआई यूनिट। डायमेंशन भी हम लोग सीखेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है उसका एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें डायमेंशंस आपको निकालना सिखाऊंगा कि कैसे कैसे फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन लिखते हैं। तो आपको बस बेसिक चीज मैं अगर बता देता हूँ, यहाँ फोर्स का डायमेंशन अगर हमें लिखना है डायमेंशन तो स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, है ना। इसको हम लिखते हैं ml (10⁻²). कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा डायमेंशन का। तो हर फिजिकल क्वांटिटी का आपको एसआई यूनिट और डायमेंशन पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर ये ग्राफ बनाना चाहते हैं हम लोग, सपोज मान लेते हैं अभी आप लोगों ने सीखा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसे। तो मान लो ये फोर्स है बेटा और इधर है चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। देखिए ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। आप यहाँ पे आपने लिखा था F इक्वल टू क्या लिखा था, dp/dt लिखा था ना, देखो dp/dt लिखा था। तो यहाँ पे एक और चीज आपको समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए बेटा कि dp/dt का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन और स्लोप भी हम बोलते हैं। एक और चीज आप यहाँ पे ग्राफ में आप सीख रहे हो कि अगर हमारे पास p वर्सेस t का ग्राफ है, देखो यहाँ पे अगर हमारे पास p वर्सेस t का ग्राफ है, मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होगा ना, इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा, फोर्स देगा। फोर्स देगा, आपको पता है क्योंकि dp/dt क्या देगा बेटा, इसका स्लोप आपको फोर्स देगा। dp/dt का मतलब होता है स्लोप किसका, p वर्सेस t ग्राफ का। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। और अगर मान लो यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो लाइन अगर मैं बना रहा हूँ p वर्सेस t में, एक ऐसे और एक ऐसे, आपसे अगर पूछा जाएगा यहाँ पे कि कौन सा फोर्स बड़ा है, F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है, तो जिसका स्लोप बड़ा है तो F1 का स्लोप बड़ा है क्योंकि ज्यादा एंगल बना रहा है। बार बार ये सब चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो F1 इज ग्रेटर देन F2 क्योंकि स्लोप ऑफ F1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ F2। सो PT ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, फोर्स देगा। चलिए और भी हम लोग डिस्कस करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। मान लो बेटा एक पार्टिकल है, ऐसे समझो आप, एक पार्टिकल है जिसका मोमेंटम, यहां देखो, जिसका मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे चेंज कर रहा है 5t² - 2t+4 ऐसे। तो आपको पूछ रहा है कि फाइंड द फोर्स एट t = 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में बताओ कि फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स इक्वल टू आप तुरंत लिखोगे क्या, dp/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आप डिफरेंशिएट कर दो, जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए यहाँ पे। तो क्या हो गया यहाँ पे 10t - 2, ये हो गया फोर्स। F इक्वल टू आ गया 10t - 2। तो बताओ कितना टाइम में चाहिए, यहाँ पे हम डाल देंगे। सो 10 × 3 - 2, बताओ 30 - 2 विच इज 28 न्यूटन। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आना चाहिए। P दिया है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, P दिया है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और आपको पूछ रहा है कि फाइंड द फोर्स। डिफरेंशिएट कर दोगे, जैसे डिफरेंशिएट करोगे आपको एक टाइम मिलेगा, वहां पे टाइम का वैल्यू डाल दो उस वाले फंक्शन में। एक और चीज यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि अगर बेटा वन टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका ऐसा भी होगा, देखो यहाँ पे अगर ये ग्राफ जो है, देखो ऐसा, ये ग्राफ है फोर्स वर्सेस टाइम का, ऐसा ग्राफ है, कुछ भी एक ग्राफ है। तो इसके बीच का जो एरिया होगा ना, कोई भी दो टाइम ले लेते हैं, मान लो ये टाइम t1 है, ये टाइम t2। ग्राफ किसी भी शेप में हो सकता है, इसमें आप टेंशन मत लेना, किसी भी शेप में हो सकता है। तो इसका जो एरिया होगा ना, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का जो
एरिया होगा वो आपको क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम। क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम देगा। अब बताओ ये मतलब कैसे आपको पता चला ये चेंज इन मोमेंटम देगा, आपको जस्ट अभी पता चला F इज इक्वल टू क्या, dp बाई dt, है ना। तो आप बताओ dp इक्वल टू क्या लिखोगे, f dt, है ना। इसका मतलब आप इंटीग्रेट दोनों साइड करोगे तो ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम आपको मिला यहाँ पे। सो दिस इज एरिया। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एरिया, t1 से लेके t2 तक। तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए एरिया अंडर ft ग्राफ, मतलब यहाँ पे कौन सा ग्राफ, एरिया अंडर ft का मतलब हो गया फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या देगा, गिव्स चेंज इन मोमेंटम, मतलब dp, डेल्टा डेल्टा पी भी आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए ये सब चीजें। देखो आपको बोला जा रहा था ना कि मोमेंटम जो है यहाँ पे आपको बोला जा रहा था कि मोमेंटम का जो SI यूनिट है वो क्या है, केजी मीटर पर सेकंड बोला जा रहा था, न्यूटन सेकंड भी बोला जा रहा था। तो देखो यहाँ पे कैसे, F इज इक्वल टू क्या है बेटा, dp बाई dt। तो ये हो गया मोमेंटम, ये हो गया टाइम। तो बताओ dp इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू dt। इसका मतलब ये है मोमेंटम, ये है फोर्स, फोर्स को न्यूटन में, ये है सेकंड में, तो न्यूटन सेकंड भी होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कभी कभी इसको। ये सब चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज मान लो बेटा यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन है कि सिचुएशन ऐसा है, हाँ, कि पार्टिकल का x, पार्टिकल का मास मान लेते हैं 5 kg है, और एक पार्टिकल का x जो है ऐसा है, x इज इक्वल टू 3t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ऐसे आपसे पूछा जाए कि कितना फोर्स लग रहा है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आप क्या करोगे, फोर्स की जगह पे आपको समझना है कि मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना है। मास तो दे रखा है, एक्सेलरेशन नहीं देगा, बट x दे रखा है। आपको काइनेमेटिक्स में पता है कि x दिया रहेगा और आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो पहले आप वेलोसिटी निकालोगे एक बार डिफरेंशिएट करके, फिर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे। मतलब आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है। पहली बार आप डिफरेंशिएट करोगे तो 90 स्क्वायर माइनस 60 नहीं 12t सॉरी 12t प्लस 3, ये पहली बार डिफरेंशिएट करो। दूसरी बार जब हम करेंगे तो 18t माइनस 12 आ गया, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारा 18t माइनस 12। तो एक्सेलरेशन कितना टाइम पे दे रखा है बेटा, 1 सेकंड पे। 1 सेकंड मतलब 18 into 1 minus 12, ये क्या हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया तो आप फोर्स निकालोगे, फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 5 kg इंटू क्या हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 30 न्यूटन। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। और भी बता रहा हूं कैसे कैसे सिचुएशंस आ सकते हैं आपके पास। डन, ये हो गया हमारा। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को, मजा आ रहा है फिजिक्स? मजा आएगा अगर आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो फिर बेटा मजा नहीं आएगा। तो आप कमेंट करके बताओ आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर करो। नेक्स्ट है, मान लो बेटा एक पार्टिकल जो है इनिशियल वेलोसिटी इसके पास है मान लो 4 मीटर पर सेकेंड, और इस पार्टिकल का मास मान लेते हैं 4 kg है, और थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल यहाँ आ गया, इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और इतने देर में टाइम लगा ये 3 सेकेंड का, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितना फोर्स लग रहा है, तो फिर आप सोचोगे फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भैया मास तो दे रखा है ना 4 kg, एक्सेलरेशन आपको नहीं पता है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम पता है। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन जिंदाबाद नहीं। सो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन में v क्या है 10 है, v नॉट क्या है 4 है, एक्सेलरेशन आपको चाहिए और टाइम क्या है 3 है। आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 माइनस 4 इक्वल टू 3a। सो ये हो गया बेटा 6, तो 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 3a। सो a इक्वल टू क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो बेटा आपको एक्सेलरेशन मिल गया तो फोर्स भी मिल जाएगा ना, फोर्स इक्वल टू क्या हो गया 4 into 2 which is 8 न्यूटन। इस तरह की सिचुएशंस भी आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। चलिए, मतलब हम बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, मतलब हम सारे एंगल्स आपको दिखा रहे हैं बेटा। जब क्वेश्चंस आएगा तो आपको हड़बड़ी नहीं होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे
बनाएंगे। सारा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे आपको समझना है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या हो गया बेटा, डेल्टा पी वेक्टर। किसी का भी चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम को आप माइनस कर दोगे तो उसी को आप बोलोगे चेंज इन मोमेंटम। अब देखो इस चीज को आप कैसे समझोगे, यहाँ पे इस चेंज इन मोमेंटम को एक और नाम हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स, इम्पल्स को एक और हम लोग चीज बोलते हैं यहाँ पे फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। एक और फॉर्मूला होता है F इंटू टी, ये देखो इम्पल्स को। तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दो, या फिर फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई कर दो। इसके एसआई यूनिट को, इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको याद रखना है। इम्पल्स इज अ वेक्टर, एसआई यूनिट वही होता है जो मोमेंटम का होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। इसका एसआई यूनिट न्यूटन सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे डन, सब हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये इम्पल्स के बारे में आपको समझ में आ गया। जैसे एक क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं, मजा आएगा। देखो यहाँ पे एक बॉल है ऑफ मास 3 kg which was moving initially, है ना, which was moving with the velocity of मान लेते हैं सपोज इनिशियल वेलोसिटी है इसका समथिंग 10 मीटर पर सेकेंड, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। यहाँ पे एक वॉल है बेटा, वॉल है, इस वॉल से टकराने के बाद ये जो बॉल है रिटर्न हो रहा है फिर से, फाइनल वेलोसिटी इसका दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी अगर हम राइट में जा रहे हैं तो इसको प्लस ले रहे हैं, तो जब लेफ्ट में जाएगा तो क्या होगा बेटा, माइनस होगा। तो ये हो गया फाइनल सिचुएशन और ये हो गया इनिशियल सिचुएशन। देख लो सेम स्पीड से रिबॉन्ड हो रहा है टकराने के बाद। तो अगर मैं आपको बोलूंगा चेंज इन मोमेंटम निकालो, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जब हम फाइनल मोमेंटम लिखेंगे तो मास है 3 और वेलोसिटी हम -10, माइनस क्यों ले रहे हैं, बिकॉज लेफ्ट जा रहा है। आई कैप जे कैप अगर हम नहीं ले रहे हैं तो प्लस माइनस से हमारा काम चल जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, दिस इज -30 एंड दिस इज इनिशियल क्या हो गया यहाँ पे 10 इंटू 3 मतलब 30, तो माइनस क्या हो गया यहाँ पे 60 केजी मीटर पर सेकेंड, जिसको हम न्यूटन सेकेंड भी बोलते हैं। चेंज इन मोमेंटम आपको समझ में आना चाहिए, इसी को हम इंपल्स भी बोलते हैं। हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जब हम लोग नीट और जेई के क्वेश्चंस करेंगे। तो आप बस पेशेंस रखो, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है बोला जाता है ना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया, मोमेंटम आपको पूरा समझ में आ गया, मतलब हम डीप स्टडी कर रहे हैं, है ना। इंपल्स भी आपको समझ में आ गया, इंपल्स चाहिए तो कैसे करेंगे, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे, एफटी ग्राफ होगा, सब कुछ हमें आ गया। न्यूटन्स का थर्ड लॉ, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम्स हम लोग आगे करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।